राजाओं और राजकुमारों की निंदा का मुझे कुछ ज्यादा ही शौक है। वैसे मैं उनकी तारीफ या आदर की गुंजाइश भी कम देखता हूं, पर अब हम एक ऐसे शख्स का जिक्र करने जा रहे हैं जो राजा होते हुए भी महान और काबिले तारीफ था, और वो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक महान। उनके बारे में H.G. वेल्स कहते हैं, जहां एक और इतिहास के हाशियों में दसियों हजार राजाओं का जिक्र मिलता है, वहां एक नाम उन सबसे अलग किसी सितारे सा चमकता हुआ नजर आता है, और वो है सम्राट अशोक का नाम। रूस से जापान तक आज भी उसका नाम इज्जत से लिया जाता है। तिब्बत, चीन और यहां तक कि हिंदुस्तान में भी। हालांकि उसके सिद्धांतों को छोड़ दिया गया है, अशोक की महानता की परंपरा को सहेज कर रखा हुआ है। शुभ समाचार है महाराज। तक्षशिल में विद्रोह कुचल दिया गया है। अब तो सब ठीक है। सब ठीक है। स्थिति युवराज सुषिमा के नियंत्रण में है। तुरंत उसे बधाई संदेश भेजो। जी महाराज। विक्रम भट्ट, राजकुमार अशोक का कोई समाचार नहीं? मैं कहने ही जा रहा था, राजकुमार अशोक की सहायता से ही शांति स्थापित हो पाई। महाराज, वर्षों से विद्रोही बीच बीच में अपना सिर उठा रहे हैं। युवराज सुषमा कुछ नहीं कर पाए। यही सोचकर तो आपने राजकुमार अशोक को भेजा। तुम कहना क्या चाहते हो? यही बधाई संदेश राजकुमार अशोक को भेजना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? सुषिमा तक्षशिल का क्षत्रपाल है, शासक है। बधाई संदेश उसे ही भेजो। जी महाराज। राधा गुप्त, राज संचालन में तो युवराज सुषिमा निपुण है, किंतु इतने बड़े विद्रोह को दबाना आसान तो है नहीं। अनुभव के साथ धीरे धीरे वह भी आ जाएगा। महाराज की छत्र छाया में सब सीख जाएंगे। अभी युवराज सुषिमा की आयु ही क्या है? राजकुमार अशोक की तो उससे भी कम है, फिर भी छोटा होकर बहुत बड़ा काम कर दिखाया। कोई कुछ नहीं करता राधा गुप्त, सब नियति के नियंत्रण में है। जो होना है वही होता है। मनुष्य तो मात्र होने का माध्यम है। युवराज सुषिमा की अपेक्षा यदि राजकुमार अशोक श्रेष्ठ है तो है। वाद विवाद से इस सत्य को बदला नहीं जा सकता। वही तो महाराज, राज्य में व्यापार को पहले से ही ठेस लग चुकी है। साम्राज्य का व्यापार केंद्र है तक्षशिल। वहां शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। राजकुमार अशोक के वहां न होने से विद्रोह फिर से भड़क सकता है। मेरे विचार से राजकुमार अशोक को तक्षशिल में ही रहना चाहिए। दोनों को एक साथ तक्षशिल में कैसे रखा जा सकता है? और फिर सुषिमा को वापस बुलाने का अर्थ होगा हमारी सामर्थ्य का अपमान। समझे आप लोग? इस विषय पर निर्णय ले लिया है मैंने। राजकुमार अशोक को उज्जैन का क्षत्रपाल नियुक्त किया जाता है। परंतु महाराज, यही ठीक है। समाचार सुनकर आपको तो जैसे सांप सूख गया। आश्चर्य है कि आपको ये सूचना विक्रम भट्ट से मिली। इसी असमंजस में मैं भी हूं। मेरा गुप्तचर अभी तक तक्षशिल से नहीं लौटा है, और विक्रम भट्ट के पास समाचार भी पहुंच गया। निश्चय ही उसने राजकुमार अशोक के सामने कोई गुप्तचर रख छोड़ा है। आपका अनुमान सही है।
क्योंकि जब से राजकुमार अशोक वहां गए हैं उनकी गतिविधियों की सूचना महाराज को मिलती रही है, और वो भी विक्रम भट्ट द्वारा। आपको पता था तो बताया क्यों नहीं? पहले संदेह भर था, अब विश्वास है। किसी भी प्रकार राजकुमार अशोक को सावधान करना चाहिए कि राजगद्दी हथियाने का संघर्ष शुरू हो चुका है। संघर्ष नहीं राधा गुप्त, षड्यंत्र का होगा। अशोक को क्या पड़ी है कि वो इसमें पड़े? सुशीमा भाई हम सब में बड़े हैं, इसलिए वही राज संभाले पिताजी के बाद। उचित भी यही है, संघर्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। किस्सा, तुम अभी नादान हो। इतना बड़ा साम्राज्य चलाना सुषमा के बस का रोग नहीं। राजकुमार अशोक तक्षशिला समय पर नहीं पहुंचते तो सुषमा कब के मौत के घाट उतर चुके होते। रही उनके बड़े होने की बात, तो अर्थशास्त्र के अनुसार बड़ा हो या छोटा, राज्य का उत्तराधिकारी यदि प्रजा और राज्य की रक्षा नहीं कर सकता तो उसे राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा लगता है आप सुषमा से घृणा करते हो। हाँ करता हूं। उसे साधारण व्यवहार ज्ञान तक नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं? व्यक्तिगत अनुभव से। एक बार किसी बात पर वाद विवाद चल रहा था। मैंने सुषमा के प्रस्ताव का विरोध किया तो उसने भरी सभा में मेरे सिर पर चपत मार दी। क्या? हाँ, सबके सामने। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का ऐसा अपमान कर सकता है वो राजा बनकर क्या अनर्थ नहीं करेगा? अरे किसी भी व्यक्ति को फांसी पर लटका देगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि राजकुमार अशोक ही राज सिंहासन की गरिमा बनाए रख सकते हैं। किंतु महाराज और विक्रम भट्ट सुषमा के पक्ष में। हाँ, वो देख लेंगे। सबसे पहले राजकुमार अशोक को सावधान करना चाहिए। गुप्तचर को ढूंढकर विक्रम भट्ट का चक्रव्यूह तोड़ना चाहिए। नगर निवासियों सावधान! शूरवीर, प्रतापी, दानवीर महाराजा धीराज के पुत्र, उज्जैन नगरी के क्षेत्रपाल राजकुमार अशोक पधार रहे हैं। राजकुमार आयुष्मान। सेवक का नाम महेंद्र भट्ट है, उज्जैन का नगर पुरोहित। नगरवासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तक्षशिला में पुनः शांति स्थापित करने की बधाई भी स्वीकार कीजिए। हमें विश्वास है कि आपके कुशल प्रशासन में उज्जैन नगरी सुख और समृद्धि के पथ पर और भी आगे बढ़ेगी। हमारी भी यही इच्छा है कि सभी सुखी रहें। हम पूरा प्रयत्न करेंगे। इस समय किसी को कुछ कहना है तो निसंकोच कह सकता है। यदि आज्ञा हो तो। हाँ हाँ कहिए। मेरा नाम सुख विहार है, व्यापार श्रेणी का श्रेष्ठी हूं और साथ ही बौद्ध संघ का सदस्य भी हूं। हमारी इच्छा थी कि भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने हेतु पास ही के गांव में एक विहार की स्थापना की जाए। अवश्य कीजिए। किंतु जिस भूखंड पर हम ये विहार बनाना चाहते हैं वो शासन का है। यदि राजकुमार की आज्ञा मिल जाए तो। हाँ हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्षमा करें महाराज, मुझे आपत्ति है। स्पष्ट कीजिए। आपके दादाश्री सम्राट चंद्रगुप्त ने यह भूखंड हम ब्राह्मणों को दान में दिया था। इस पर बौद्धों का अधिकार तो हो ही नहीं सकता, और विशेषकर असामाजिक कार्यों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। असामाजिक कार्य?
महाराज, आप नहीं जानते इन बौद्धों की करतूतें। गांव गांव जाकर ये लोग नास्तिकता का प्रचार करते हैं। ये लोगों को अधर्म की ओर घसीटते हैं, समानता की बातें करते हैं। ऊंच नीच, छोटे बड़े, किसी का भी ध्यान नहीं रहा इन लोगों को। हमारी आपसे प्रार्थना है कि इन अधर्मी भिखारियों को पकड़कर कड़े से कड़ा दंड दिया जाए और धर्म की रक्षा की जाए। मैंने आपत्ति का कारण पूछा था, उपदेश देने के लिए नहीं कहा। ठीक है, यदि वो भूखंड ब्राह्मणों को दिया जा चुका है तो विहार कहीं और बन जाएगा। चंद्रसेन, इनके विहार के लिए भूमि का प्रबंध किसी और स्थान पर कर दिया जाए। आप सहमत हैं? जी, यही बिल्कुल उचित होगा। हम आपके आभारी हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि भूमि पूजन के समय उपस्थित रहकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। हम विचार करेंगे। संघ आजीवन राजकुमार का आभारी रहेगा। कितने सौभाग्य की बात है कि जितना उदार पिता है उतना ही उदार पुत्र भी है, और दोनों हमारे अपने हैं। एक हमारा राजा और एक हमारे क्षेत्रपाल। भिक्षुओं को भिक्षा देने पर क्या बात है सुखविहार? ऐसे ही, कुछ विशेष नहीं। हमारे आपके लिए ना सही, इनके लिए तो विशेष होगा। ये स्त्री कौन है, क्या चाहती है? ये मेरी बेटी है युवराज, और जानना चाहती है कि भिक्षुओं को धर्मोपदेश देने और भिक्षा मांगने पर रोक क्यों। कौन रोकता है? भूतपूर्व क्षेत्रपाल का बनाया हुआ नियम। अच्छा, और उसका पालन तो हम कर ही रहे हैं। बताए ना, कुछ विशेष नहीं। देखिए, ऐसा है कि इस नियम के पीछे कोई उद्देश्य रहा होगा। मैं देखता हूं कि ये नियम राज्य या प्रजा के हित में है या नहीं। यदि नहीं है तो हमारे लिए यही बहुत होगा राजकुमार। कुमार यहाँ की सैर नहीं करना चाहेंगे? लगता है हमारे सौभाग्य से ही ब्राह्मणों ने आपत्ति की थी। पिछले स्थान की अपेक्षा यहाँ कहीं अधिक शांति है। सुखविहार, धर्मोपदेश देने और भिक्षा मांगने पर जो रोक है, हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। और भी कई नीतियां हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। यदि आप कहें तो व्यापारियों के दुख के बारे में भी बता दूं? हाँ, क्यों नहीं। सच तो यह है कुमार कि माल की बिक्री के पहले ही व्यापारियों को अनेक कर चुकाने पड़ते हैं। तो कर नीति के बारे में भी बात कर लें। व्यापार के बिगड़ने से केवल उनकी ही नहीं, राज्य की भी हानि होती है। आप सुखविहार जी कैसे हैं? जी कृपा है आपकी। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई उनसे। मैं भेज देती हूँ। नहीं, मैं बुलवा लूंगा। विहार का काम कैसा चल रहा है? वैसे तो ठीक ही चल रहा है। आप स्वयं देखने को पधारें तो हमारा सौभाग्य होगा। आप स्वयं हमारा स्वागत करें तो हमारा सौभाग्य होगा। जी। मारना नहीं, जीवित ही पकड़ो। इस विषय में मुझे पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। डर गई? ये तो होता ही रहता है। मैं विहार देखने आऊंगा और मैं आपका स्वागत करूंगी। बौद्ध संघ से तुम्हारा लगाव कैसे हुआ?
पिताजी के कारण। वही नहीं, व्यापार श्रेणी के और भी कई सदस्य बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। कोई विशेष कारण? एक तो यही कि हम लोगों में आत्मसम्मान पनपता है, मान मर्यादा मिलती है। कैसे? जैसे ब्राह्मण हमें कुछ नहीं समझते तो हम भी उनके सामने सिर झुकाने को बाध्य नहीं। पिताजी कहते हैं कि ब्राह्मण ये बात नहीं समझते कि किसी भी राज्य की समृद्धि में व्यापारियों का कितना महत्व है। तुम्हारे पिताजी ठीक कहते हैं। अच्छा, तुम जानती हो भगवान बुद्ध किस गण के थे? लिच्छवी गण के। मेरी पत्नी भी इसी गण से है। वो भी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित है। कभी कभी बातें भी करती है, अच्छा लगता है। किंतु मुझे इसके बारे में कभी गंभीरता से विचार करने का अवसर नहीं मिला। पाटलिपुत्र में वैसे भी समय। सुनो, तुम्हारे मन में कभी पाटलिपुत्र में रहने का विचार नहीं आया? अचानक आपके मन में ये बात कैसे आई? नहीं, ऐसे ही, क्योंकि मुझे तो एक न एक दिन पाटलिपुत्र वापस जाना ही है। मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ वहां चलो। चलोगी? मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ या ना? पिताजी से आज्ञा लेनी होगी। क्षमा करें राजकुमार, किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कहो। राजकुमार, ये आदमी गुप्तचर है, तीक्ष्णा नाम है, जाना माना हत्यारा। किसने भेजा इसे? पाटलिपुत्र से युवराज सुषिमा के सहयोगियों ने। यहां उनका गुप्तचर कौन है? जी कोई बात नहीं, कहो। जी चंद्रसेन। चंद्रसेन के कहने पर ही। ठीक है, सेना नायक से कहो चंद्रसेन को तुरंत बंदी बना लिया जाए और सूर्योदय के पहले उसे सूली पर लटका दिया जाए। जो आज्ञा। हत्या करना आवश्यक है क्या? देश निकाला भी दिया जा सकता है। राजद्रोही के लिए केवल एक ही दंड है, मृत्यु। महाराज, श्रेष्ठी सुखविहार जी आ पहुंचे हैं। राजकुमार अशोक की जय। आइए सुखविहार जी, अब तो आप संतुष्ट हैं ना हमारी करनीति से? हाँ राजकुमार, किंतु कुछ बातें। वो भी सुलझ जाएंगी। ऐसे कार्यों में थोड़ा समय तो लगता ही है। मैं समझता हूं। वैसे उज्जैन के व्यापारी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। किस सोच में डूब गए राजकुमार? भविष्य का क्या होगा? हमारा साम्राज्य का शुभ ही होगा। आप जो हैं वो तो है, किंतु आप तो जानते ही हैं कि महाराज बूढ़े तो हैं ही, रोगों से भी घिरे हुए हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए। उनके बाद हम में से ही किसी एक को शासन संभालना होगा। इसका निर्णय भी शीघ्र ही हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूं। कुछ भी हो, आपका विश्वास पात्र बनने का सम्मान मुझे मिल रहा है। यदि किसी लायक। मैं यही कह रहा हूं, राज सिंहासन के लिए भारी संघर्ष होगा। मैं चाहता हूं कि मेरा अपना एक सैन्य बल हो। यदि व्यापार श्रेणी का सहयोग मुझे मिल जाए तो इतनी सी बात? व्यापार श्रेणी को तो आभार व्यक्त करने का अवसर मिल जाएगा। आप तैयारी करें, एक एक सदस्य आपके साथ है। मुझे आपसे यही आशा थी सुखविहार जी। एक बात और बन जाए तो मन का बोझ उतर जाए। आज्ञा कीजिए। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। देवी से विवाह? हाँ, कोई आपत्ति हो तो? नहीं, आपत्ति कैसे? ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही राजकुमार महाराज कहलाएंगे। किंतु क्या? देवी को तो महारानी का पद नहीं ही मिल पाएगा। बहुत आगे की सोच ली आपने। आप तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे मैं महाराज बन ही गया हूं। वो बाद में। अभी आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर रहे हैं। बोलिए, क्या कहते हैं? आप जैसा जामाता मिले, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है? तो देरी किस बात की?
विक्रम भट्ट, सुषमा अभी तक नहीं आया। महाराज, तक्षशिल में फिर से विद्रोह भड़क उठा है, इसीलिए नहीं आ पाए। कुछ भी करो, उसे यहां बुलाओ। एक ही उपाय है। यदि राजकुमार अशोक को तक्षशिल भेज दिया जाए तो युवराज सुषिमा यहां आ सकते हैं। ऐसी संकट की घड़ी में उन्हें आपके पास ही होना चाहिए। महाराज, मेरे विचार से युवराज सुषमा वहीं रहकर विद्रोहियों का दमन करें। इस बार उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तो अनुभवी हो गए हैं। अशोक एक बार विद्रोह कुचल चुका है तो दोबारा भी कर सकता है। अशोक को आदेश भेज दो कि वो तक्षशिल चला जाए और तुरंत सुषिमा को यहां भेज दे। आप उचित समझें तो मैं संदेश लेकर उज्जैन चला जाऊं? भाई अशोक से भेंट भी हो जाएगी। जाओ, तुम ही जाओ, लेकिन देर न करो। तिस्सा, अच्छा किया जो तुमने उज्जैन जाने की बात की। अब हम कम से कम राजकुमार अशोक को सावधान तो कर सकते हैं। ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। मैंने तो सोचा था कि उज्जैन जाकर मौज मस्ती करूंगा। ध्यान से सुनो तिस्सा, राजकुमार से कहना कि किसी भी स्थिति में तक्षशिल न जाएं। राह से ही हटा देने की तैयारी की है शत्रुओं ने। उनके सौतेले भाई भी सैनिकों की भर्ती में लगे हैं। जाओ, समय नष्ट न करो। कहना अधिक से अधिक सेना जुटाकर तुरंत पाटलिपुत्र के लिए प्रस्थान करें। सुषिमा से पहले यहां पहुंच जाए तो राज सिंहासन उनकी मुट्ठी में होगा। और तुम? मैं यहां विक्रम भट्ट का साथ देने वाले मंत्रियों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करूंगा। जाओ, अब देर न करो। रास्ते में रुकना नहीं और अश्रु बदलते रहना। महाराज बीमार हैं तो उनकी सेवा में आपको जाना ही चाहिए, किंतु सिंहासन के लड़ाई झगड़े में आप न पड़िएगा। क्यों? अरे, व्यर्थ में प्राणों को संकट में डालने से क्या लाभ? हाँ, ठीक तो कह रहा है। यहाँ आपको क्या कमी है? क्षेत्रपाल का पद, घर परिवार, सुख सुविधाएं, इन्हें दांवों पर लगाने से क्या मिलेगा? तुम हो मूर्ख। मैं इस संघर्ष में ना भी पड़ूं तो क्या वो मुझे जीवित छोड़ देंगे? उनके जीवित रहने के लिए मेरा मरना आवश्यक हो जाएगा, और यही बात उन पर भी लागू होती है। तो इसका अर्थ है कि आप राजा बने तो आप भी अपने भाइयों को मार डालेंगे? बिल्कुल। जो भी सिंहासन को ललचाई आंखों से देखेगा उसे मरना ही होगा। ये ठीक नहीं लग रहा। आप इससे दूर ही रहिए। दूर रहूं? अयोग्य और विलासी व्यक्तियों के हाथों में साम्राज्य को चला जाने दूं? राज सिंहासन का सच्चा उत्तराधिकारी मैं हूं। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने की योग्यता केवल मुझ में है। मैं अभी अपने सैन्य बल के साथ पाटलिपुत्र कूच करता हूं। जैसा सेनानायक से कहो, कल सूर्य की पहली किरणें चौकड़ी भरते हुए अश्वारोहियों पर पड़ेंगी। संघमित्र। आमीन। और देवी, तुम यहीं बच्चों के साथ रहो। वहां सब ठीक होते ही मैं तुम्हें पाटलिपुत्र बुला लूंगा। मुझे पाटलिपुत्र नहीं जाना। नहीं जाना? क्यों? मैं यहीं रहना चाहूंगी, उज्जैन में। किंतु पहले तो तुम... पहले की बात और थी। तो अब क्या है? मुझे भी नहीं बताओगी? आपके साथ पाटलिपुत्र में महारानी बनकर जाना चाहती हूँ, दूसरी या तीसरी रानी बनकर नहीं।
तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें? क्योंकि महारानी के पद का सम्मान तो क्षत्रिय ब्याहता को ही मिलेगा। यदि मैं वचन दूं कि ऐसा नहीं होगा तो भी नहीं। मैं आपको वचनबद्ध नहीं करना चाहती। सम्राट का कर्तव्य निभाने में संभव है आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो। कारण कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक, सामाजिक या कुछ और। मैं आपको धन संकट की स्थिति में नहीं देखना चाहूंगी। ऐसे संदेह मन में लाती क्यों हो? संदेह की नहीं, संभावना की बात है। यहां रहकर मुझे संघ का बहुत सा काम करना है। पिताजी को भी मुझसे कुछ सहायता मिल जाएगी। ये कैसी विडंबना है। तुम्हारे पिता के सहयोग से ही मैं राज सिंहासन जीतने की बात सोच रहा हूं, और तुम? मैं आपकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रही हूं। हम पाटलिपुत्र पहुंचने ही वाले हैं राजकुमार। सावधानी से आगे बढ़ते रहो, संभव है फिर किसी और खतरे का सामना करना पड़े। जो आज्ञा। ये बैलगाड़ी कैसी है? देखो। जी, जो आज्ञा। कौन हो तुम? इस गाड़ी में कौन है? मेरे मालिक राजकुमार से मिलना चाहते हैं। क्यों? कौन है तुम्हारा मालिक? ये सिर्फ राजकुमार को ही बताया जा सकता है। ठीक है, पहले मुझे देखना होगा। महाराज आप? ठीक है। महाराज कहाँ है? ये रहे। राधा गुप्त। महाराज की जय हो। और कौन है? आपका अतिथि। कौन? आप स्वयं देख लीजिए महाराज। असंधि मित्रा, तुम? आपका संदेश न मिलने के कारण मैं चिंतित थी। महाराज, जब इन्हें पता चला कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं तो मानी ही नहीं। लाख समझाया, अंत में राजहट के सामने झुकना ही पड़ा। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। महाराज, आपको भी इस तरह अकेले नहीं घूमना चाहिए। चारों तरफ शत्रुओं के सैनिक घूम रहे हैं आपकी ताक में। पता है, कल हम पर आक्रमण हुआ था, मेरे कुछ सैनिक भी मारे गए। लंबी यात्रा के बाद सभी थके हुए हैं। ऐसी स्थिति में यही अच्छा कि दोबारा मुठभेड़ न हो। महाराज, आप भेष बदलकर हमारे साथ आइए। सैनिकों को आदेश दीजिए कि 2-2, 4-4 की टुकड़ी में बंटकर नगर में फैल जाए। चारों तरफ सैनिक हैं, किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। रात को विश्राम करें और सुबह सवेरे बड़े बाग में मिल जाएं। ठीक है। तीसरा कहाँ है महाराज? साथी है, उसे भी आप अपने साथ ले जाइए। राजकुमार अशोक आ गए। साथ में 5 सहस्त्र सैनिक भी हैं। महाराज की दशा कैसी है? दशा क्या, दुर्दशा कहिए। अब गए कि तब गए। वहां उनके साथ और कौन है? विक्रम भट्ट और उनके सहयोगी। शत्रु जी, आपके यहां होने का अर्थ? जो आप समझ रहे हैं। अच्छा, तो फिर आप स्वयं ही राजकुमार से कहें। राजकुमार अशोक, मैं और मेरे मंत्री आपका साथ देंगे। कितने मंत्री होंगे? मुझे मिलाकर 101। शुभ है। और शेष मंत्रियों का? उनका प्रबंध भी कर दिया जाएगा। स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। मेरे विचार से आप स्वयं को राज प्रतिनिधि घोषित कर दीजिए। सिंहासन के संघर्ष में आपका पलड़ा भारी रहेगा। बाद में जो होगा देख लेंगे। क्या विचार है?
हाँ, यही ठीक रहेगा। अब इन्हें भूमि पर लिटा दीजिए। गिनती की सांसें रह गई हैं। कोई अंतिम इच्छा हो तो। इसीलिए कह रहा हूं कि युवराज सुषिमा के आने तक कुछ कीजिए। मैं हर संभव प्रयत्न कर चुका। अब ईश्वर ही कोई चमत्कार कर दे तो और बात है। फिर भी कुछ तो कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि इन्हें पल दो पल का जीवन और मिल जाए तो कृपया शांति रखिए। महाराज, महाराज, आपके आदेश का पालन न करके राजकुमार अशोक यहां पहुंचे हैं। और सुषिमा? वह भी आते होंगे। महाराज, स्थिति बहुत गंभीर है। चारों ओर सैनिक फैले हैं। किसी भी समय लड़ाई छिड़ सकती है। महाराज, राजकुमार अशोक राजधानी पहुंच ही गए हैं, तो क्यों ना उन्हें राजप्रतिनिधि घोषित कर दिया जाए। रक्तपात से बचा जा सकेगा। सभी अपने हैं। महाराज, मेरे विचार से यही ठीक होगा। युवराज सुषिमा के आने तक आप। अरे नहीं, अशोक को एक बार राजप्रतिनिधि बना दिया तो वो कभी नहीं हटेगा। नहीं, सुषिमा की प्रतीक्षा करो। महाराज, राजकुमार अशोक। महाराज प्रणाम। आपकी बीमारी का समाचार सुनते ही भागा चला आया। यहां स्थिति गंभीर पाई। नगर में चप्पे चप्पे पर सैनिक ही सैनिक। पता नहीं कब क्या हो जाए, यही सोचकर मैंने राधा गुप्त का सुझाव मान लिया और अपने आप को राजप्रतिनिधि घोषित कर लिया है। तुम राज सिंहासन के लिए षड्यंत्र कर रहे हो। सिंहासन पर तो सुषिमा तुम नहीं, कोई नहीं। सुषिमा। लेकिन कहां है वो? यहां तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जबकि मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं, राज सिंहासन के योग्य, आपका एकमात्र पुत्र। अरे कपटी, इसी क्षण आत्मसमर्पण कर, नहीं तो राजद्रोही। खदेड़ दो इस नगर के बाहर, बंदी बना दो इसके। महाराज, महाराज, तमाम इतिहासकार मानते हैं कि अशोक युवराज नहीं था और राज सिंहासन के लिए राजकुमारों में आपसी संघर्ष हुआ। तिब्बत और चीन में संरक्षित ग्रंथ दिव्यावदान में लिखा है कि मृत्यु से पहले बिंदुसार अपने पुत्र सुषिमा को राजा बनाना चाहता था, मगर उसके मंत्रियों ने अशोक का साथ दिया। उत्तराधिकार स्थापित करने में पूरे 4 साल लग गए। तब कहीं अशोक ने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस किया और 269 ईसा पूर्व में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। तुमने राज सिंहासन पर बलपूर्वक अधिकार जमा कर अच्छा नहीं किया अशोक। राजधानी में भाई का स्वागत है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि किसके आदेश से मेरे सैनिकों को नगर की सीमा पर रोका गया? आप शांत रहिए। ऐसी बातों के लिए ना ये समय है ना ये स्थान। स्थिति ही ऐसी थी कि। स्थिति मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। तुमने और राधा गुप्त ने जो षड्यंत्र रचा है राज सिंहासन हथियाने का, वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं।
इसमें तुम कभी सफल नहीं होगे। कल सुबह मैं अपनी सेना को लेकर आऊंगा राज सिंहासन हासिल करने युद्ध के मैदान में। आपका स्वागत है। नगर में प्रवेश करने से पहले ही इसकी हत्या कर दो। काम हो गया। ठीक है, जाओ। तो राज अभिषेक की तैयारी की जाए भाई अशोक। अब तो आपके और आपके राज सिंहासन के बीच का कांटा भी निकल गया है। अभी तो कांटे ही कांटे हैं तिस्सा। उग्रसेन, पर्वतेश, हरिगुप्त, हिरण्यगुप्त, जितने भाई उतने संकट। मुझे पता चला है कि ये लोग अपना सैन्य बल इकट्ठा करने के लिए नगर से बाहर चले गए। जब तक उनमें एक भी जीता रहेगा हम चैन की सांस नहीं ले सकते। मेरे विचार से ये अच्छा रहेगा महाराज। पहले सब उत्तराधिकारियों को सूली पर चढ़ा दिया जाए, उसके बाद कुछ और। राजप्रतिनिधि के रूप में शासन तो आपके हाथ में है ही। मैं आपकी दूरदर्शिता की सराहना करता हूं। महाराज, सुखविहार का संदेश लेकर उज्जैन से 2 भिक्षु आए। उनसे कहो प्रतीक्षा करें। ऐसा कैसा संदेश जो इतने मधुर संगीत में विघ्न डाले? संगीत बाद में, पहले हम उनकी बात सुनेंगे। कोई महत्वपूर्ण संदेश हुआ तो फिर दूसरा राग तो सुनने। भिक्षुओं को आदर सहित ले आओ। जी महाराज। वाह, क्या दृश्य है। सुबह इनके दर्शन हो जाएं तो दिन भर भोजन का दर्शन ना हो। पुण्य आत्माओं को प्रणाम। सुख विहार जी कैसे हैं? क्या संदेश भेजा है? महाराज के लंबे जीवन की कामना के साथ श्रेष्ठी सुखविहार ने संदेश भेजा है कि सांची में विहार का कार्य अब समाप्ति की ओर है। निर्माण संपूर्ण होने पर भिक्षुओं को भोज और वस्त्रादि देने का आयोजन किया है। हमसे क्या अपेक्षा है? यही कि इनके आयोजनों प्रयोजनों में होने वाला व्यय महाराज वहन करें और ये लोग मौज करें। ठीक है ना? नहीं श्रीमान, श्रेष्ठी सुखविहार ने केवल संदेश ही भेजा है, कुछ लेकर आने को नहीं। हाँ, ऐसा महत्वपूर्ण संदेश न मिलता तो राजकाज ही रुक जाता। इसकी बातों पर ध्यान न दीजिए। आपके आने से इसके आनंद की मात्रा अधूरी रह गई है, इसलिए विचलित है। इस अपराध के लिए क्षमा। उज्जैन में क्षेत्रपाल के रूप में संघ ने महाराज को अपना हितैषी पाया था। सम्राट के रूप में भी महाराज के मन में संघ के प्रति ऐसा ही स्नेहभाव होगा, ये मानकर हम यहाँ आए थे। तब तो अवश्य ही तुमने ये पुराना गीत सुना होगा।
मदिरा का एक घूंट बहुत करामाती, माँ है के पत्नी कुछ याद नहीं आती, बहुत करामाती, महलों में जीवन भर सुख पाया है जीवन भर, वही महल पत्तों की कुटिया बन जाती, पोखर भी यूं दिखता सागर हो लहराता, कूदो तो कीचड़ में मुइया सन जाती, बहुत करामाती, बहुत करामाती, मदिरा का कहाँ अंत, मस्ती का नित बसंत, राजा भी लगता है लंगोटिया साथी, बहुत करामाती, बहुत करामाती। महाराज का समय नष्ट करने के लिए हम क्षमा चाहते हैं और वापस जाने की आज्ञा भी। जैसी आपकी इच्छा। श्रेष्ठ जी सुख विहार से कहिएगा, विहार के विषय में जानकर प्रसन्नता हुई। मूर्ख कहीं के। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं। ना काम ना धाम, औरों का खाना औरों का पहनना, और मुंह ऐसा लटकाया हुआ है जैसे कि प्रलय ही आने वाली हो। मैं होता इनके स्थान पर तो ना अपनी चिंता करता ना जग की। खूब खा पी कर मौज मस्ती करता है दिन रात, और एक ये लोग हैं। और क्या, व्यर्थ महाराज इन लोगों को मुंह लगाते हैं। अरे तिस्सा, कई बार देखने को मन होता है कि सिंहासन पर बैठे तुम कैसे लगोगे। क्यों? कभी महाराज बाहर गए तो शासन तो तुम्हें संभालना होगा ना। बैठो, एक बार बैठ के देख लो। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसकी गद्दी आरामदायक है। अब बिना बैठे कैसे पता चलेगा। एक बार बैठ जाओ। हाँ ठीक है, तुम हट करते हो तो हम बैठ जाते हैं। कैसा लग रहा है? मेरा अनुमान सही था, कोई विशेष आरामदायक नहीं है। कैसा लग रहा हूं? एकदम महाराज की तरह। तुम यहां राज सिंहासन पर? जी भैया, वो तो तुम्हारे मन की गहराई में दबी हुई सम्राट बनने की भावना सतह पर आ ही गई। मुझे पहले से ही संदेह था, अब तो इसका प्रमाण भी मिल गया है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैंने तो राधागुप्त के कहने पर। राधागुप्त? जी महाराज। किस्सा क्या कह रहा है? महाराज आप ही सोचिए, मैं कैसे कह सकता हूं। सुना किस्सा? राज सिंहासन का अपमान राजद्रोह से कम नहीं, तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। अरे दया करो भैया, दया करो भैया। ये राधागुप्त झूठ बोल रहा है। इन्होंने ही मुझे उकसाया था कि तुम्हें सम्राट बनना चाहिए। धिक्कार है तुम पर। तुम पर विश्वास किया, तुम्हें अपना समझा, मूर्खता थी मेरी। अच्छा हुआ तुम्हारे षड्यंत्र की पोल जल्दी ही खुल गई। राधागुप्त। जी महाराज। किस्सा को सूली पर लटकाने का प्रबंध किया जाए। दया करो भैया, भैया दया करो। महाराज किस्सा आपका भाई है, नादान है, भूल हुई। इतना कठोर दंड न दीजिए महाराज, दया कीजिए।
एक राजद्रोही को दया की अपेक्षा नहीं, इसे मृत्युदंड ही मिलेगा। नहीं भैया, नहीं नहीं। महाराज, देश निकाला दीजिए। नहीं, इसे मरना ही होगा। महाराज, महाराज एक बार फिर से विचार कीजिए। ठीक है, मैं सम्राट बनने की इसकी इच्छा पूरी करता हूं। उठा! ऊपर देखो। एक सप्ताह के लिए तुम सम्राट हो। जितना चाहे भोग विलास करो, संगीत नृत्य का आनंद लो। आज के 8वें दिन तुम्हें मृत्यु का आलिंगन करना होगा। अरे, लोग तो एक दिन का सम्राट बनने के लिए हंसते हंसते अपनी जान देते हैं। तुम्हारा सौभाग्य है, इस सप्ताह तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। बधाई हो। महाराज, रागरंग का पूरा प्रबंध कर दिया गया है। सब चले जाओ, मुझे एकांत चाहिए। एक हफ्ते की अवधि पूरी हुई तिस्सा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा राधागुप्त। मूर्ख था मैं जो तुम्हारी बातों में आ गया। पूरे सप्ताह एक पल के लिए भी नहीं सो पाया, एक भी चैन की सांस नहीं मिली। क्यों? तुम्हारी सेवा में तो राज्य के सर्वश्रेष्ठ नर्तक और गायक थे। नर्तक नृत्य करके और गायक गाकर चले गए, कुछ देखा न सुना। हर पल मृत्यु के विषय में सोच सोच मरता रहा। महाराज, शिक्षा मिल गई है। तिस्सा, उन भिक्षुओं का स्मरण है जिन्हें देखकर घृणा से मुंह फेर लिया था तुमने, और तुम ये जानना चाहते थे कि उत्तरदायित्व से मुक्त रहकर भी ये लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं। क्योंकि वो कभी भूलते नहीं
कि एक ना एक दिन सबको मर जाना है। सांसारिक भोग विलास मिथ्या है, परोपकार ही जीवन है। मैं यही शिक्षा तुम्हें देना चाहता था जो तुम्हें मिल गई थी। तुम स्वतंत्र हो। तो मुझे मरना नहीं होगा? आज तो नहीं, किंतु एक ना एक दिन तो मरना ही है। एक ना एक दिन तो मर जाना ही होगा। इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कुछ करना ही होगा। तुम तो गंभीर हो गए। मुझे जाना है। कहां जाओगे? उन भिक्षुओं से क्षमा मांगने। स्वयं भिक्षु बनने। राजप्रसाद छोड़कर जाओगे? सत्ता से दूरी रहूं तो अच्छा है। पता नहीं, मन में खोट आ सकती है। कैसी बातें करते हो तिस्सा? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। किंतु मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं। मन की दुर्बलता ठग सकती है। महारानी से आज्ञा नहीं लोगे? उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा और उन्हें कहिएगा कि मैं अपने मन से गया, मन की मुक्ति के लिए। जाने की ठान ली है तो जाओ तिस्सा। जब चाहो वापस आ जाना। राजप्रसाद और हमारे मन के द्वार सदा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। राधा गुप्त, वाणिज्य अधीक्षक की सूचना चिंता का विषय है। दक्षिणी प्रदेशों के व्यापार और प्रदेश में निर्यात से मिलने वाला राजस्व इस बार बहुत ही कम है। एक और सूचना है महाराज। कलिंग से हमारे दुर्गपाल ने सूचित किया है कि वहां के गण समय समय पर हमारी सीमा चौकी पर आक्रमण करते रहते हैं और हमारे व्यापार का प्रमुख मार्ग भी कलिंग से ही होकर जाता है। महाराज, उज्जैन के श्रेष्ठी सुख विहार आपके दर्शन करना चाहते हैं। महाराज की जय। आइए श्रेष्ठी सुख विहार। राज्य में व्यापार की बिगड़ती हुई स्थिति पर ही चर्चा हो रही थी। इस समस्या को समझने और इसका हल खोजने में आपसे कुछ सहायता ही मिलेगी। इसी कारण आपको कष्ट देने आया हूं महाराज। तो आप खड़े क्यों हैं विराजी? महाराज, कलिंग के गण ही इस समस्या की जड़ हैं। उन्होंने हमारे कई व्यापारी दलों पर आक्रमण करके उन्हें तहस नहस कर दिया और जो बचे उन्हें भारी कर चुकाना पड़ा। कर? किस बात का? उस मार्ग से आने जाने का। इतना साहस? हाँ महाराज, व्यापारियों ने निर्यात से हाथ खींच लिया है। यदि शीघ्र ही कुछ न किया गया तो स्थिति और भी बिगड़ेगी। किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता? गण बहुत ढीठ है महाराज। राज्य का आधिपत्य उन्हें स्वीकार नहीं है। तो व्यापार मार्ग को बचाना होगा। कैसे? उन्हें पराजित करके। तो क्या युद्ध करना होगा? और कोई चारा नहीं है महाराज। ठीक है, गण हमारे सैन्य बल के आगे कितनी देर तक टिक पाएंगे? ऐसी बात नहीं है महाराज। पूर्वी गण समूह में एकता होने के कारण उनकी शक्ति बढ़ गई है। यदि वो अलग अलग समूह में बंटकर अलग अलग जगहों से हम पर आक्रमण करेंगे तो हम उन्हें पराजित नहीं कर पाएंगे और फिर महाराज
कलिंग की प्रजा उन्हें शरण देना पुण्य का काम समझती है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करो। मेरी एक योजना है। कहो। यदि हम कलिंग से अपने दुर्गपालों को हटा दें और यह समाचार फैला दें कि हमारी सेना में फूट पड़ गई है, यह जानकर गण आक्रमण करने के लिए उतावले हो जाएंगे और फिर हम उन्हें संगठित रूप से युद्ध करने के लिए उकसाएं। और वो हमारी सुविधा अनुसार युद्ध करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी महाराज, और उनकी सम्मिलित शक्ति हमारी सेना के सामने टूट जाएगी। यदि पहली मुठभेड़ के बाद वो अलग अलग समूहों में बिखर गए तो? यह स्थिति नहीं आएगी महाराज। हमारी सेना आगे बढ़ते हुए गांवों को, फसलों को नष्ट करती जाएगी, कुओं को विषाक्त करती जाएगी और उसके बाद एक साथ मिलकर उन पर टूट पड़ेगी। भूखे प्यासे गण कब तक लड़ेंगे महाराज? उपयुक्त योजना है, युद्ध की तैयारी करो। घर में सब कुशल मंगल तो है? देवी और बच्चों का क्या हाल है? नहीं, उठो मत। मैं ठीक हूं महाराज। राजवैद्य ने तुम्हें विश्राम करने के लिए कहा। चिंता मत करो, इस बार सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मुक्त होकर युद्ध पर जाइए और विजयी होकर लौटिए। किस्सा यहां होता तुम्हारे पास तो? हाँ, पता लगा कि 3-4 माह की तप साधना के बाद पास किसी पहाड़ी की कंदरा में रहते हैं वो। कई बार बुलवा भेजा, आए नहीं। उसे वहीं रहने दो, जब मन होगा आ जाएगा। अच्छा, मुझे विदा करो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, राजवैद्य जो कहे वही करना। आप निश्चिंत होकर जाइए। ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। मिलाकर शत्रु के 1 लाख सैनिक मारे गए, कई लाख घायल हुए। निर्वासित लोग राज्य की प्रति भूमि पर खेती बाड़ी करने के लिए भेज दिए गए। कलिंग में स्वाधीन गणों का कोई अस्तित्व नहीं रहा, अब वो सम्राट के अधीन है। कलिंग के युद्ध में महाराज को संपूर्ण विजय प्राप्त हुई है। महाराज, गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो गई थी। ईश्वर ने चाहा तो अगली बार। नहीं, अब कभी नहीं। राजवैद्य का कहना है कि अब मैं गर्भधारण नहीं कर सकती। कोई ना कोई उपाय निकल ही आएगा, तुम दुखी मत हो। मुझे बच्चे का दुख नहीं, आपके वापस सुरक्षित आने का सुख है। कैसा सुख? हमारा बच्चा नहीं रहा, लगता है मैं ही उसका उत्तरदायी हूं।
ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसी बातें मन में ना लाए। क्या हुआ जो मैं अपनी कोख से बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? आप कहें तो हम रानी पद्मावती के पुत्र कुणाल को गोद ले लें। मैं उसे पाल पोस करके बड़ा करूंगी। वही आपका उत्तराधिकारी भी होगा। बच्चे की मृत्यु से मैं सचमुच बहुत दुखी थी। ईसा के पास गई, आकांक्षाओं, इच्छाओं और मनुष्य की प्रवृत्ति के विषय में बातें की। उनकी बातों से बहुत शांति मिली। मेरे मन की पीड़ा कम हुई। क्यों ना आप भी जाकर के तिस्सा से मिले? पवित्र आत्मा है वो। तिस्सा! 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 जय हो महाराज। जय विजय अपशब्द जैसे लगते हैं। अच्छा किया तुम चले आए, मन की शांति तो मिली। इतने बड़े युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी इतने अशांत, क्या बात है भाई? तुम ही बताओ तिस्सा, क्या मेरे बच्चे की मृत्यु दैवी प्रकोप के कारण हुई कि मुझे मेरे पापों का दंड मिल जाए? कैसे पाप? लाखों सैनिकों के रक्त से हाथ सने हैं मेरे। क्या मृत आत्माएं मुझे दंड देना चाहती हैं? देख रहा हूं कि पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं आप। अच्छा है, अभी तक आत्मा मरी नहीं। भाई अशोक, आप अपने बच्चे की मृत्यु के उत्तरदायी नहीं, किंतु उन लाखों सैनिकों की मृत्यु के उत्तरदायी अवश्य हैं। मैं क्या करता, साम्राज्य की रक्षा के लिए करना पड़ा। साम्राज्य? गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस राजा ने धरती का एक टुकड़ा जीत लिया है, वो दूसरा भी जीतना चाहेगा। सारी धरती जीतने के बाद वो आकाश पर राज करना चाहेगा। इसी प्रकार मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। अधूरी इच्छाएं ले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और साथ में कुछ नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अशोक, मुट्ठी बांधे आना है, हाथ पसारे जाना है। मैं क्या करूं मेरे भाई?
गौतम बुद्ध के शरण में आ जाइए, इसी में आपकी मुक्ति है। एक योद्धा के जीवन कर्म और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में विरोधाभास है तिस्सा। सम्राट के रूप में मेरे कुछ कर्तव्य हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा, सबको समान समझो, सबसे प्रेम करो, क्या यह शिक्षा मुझे अपराधियों को दंड देने की अनुमति देगी? क्यों नहीं? दंडनीय को दंड और प्रशंसनीय को प्रशंसा मिलनी ही चाहिए। अपराधी को दंड राजा की भावना के कारण नहीं, उसके दुष्कर्मों के कारण मिलता है। और युद्ध में हुआ रक्तपात अकारण है तो निंदनीय है, किंतु शांति स्थापित करने के सभी प्रयत्नों के बाद यदि कोई राजा युद्ध में उतरता है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस स्थिति में वो शत्रुओं के हाथ मारा भी जा सकता है। यदि वो विजयी होता है तो उसे सांसारिक वस्तुओं की क्षणभंगुरता को नहीं भूलना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि कुछ भी स्थायी नहीं है, उसकी विजय भी नहीं। एक ही उपाय है, स्वयं को शांत रखकर अपने मन से घृणा निकाल दें। विरोधी को अपने बराबर का स्थान देकर कहें, आओ आओ हम शांति से रहेंगे, भाई बनकर रहेंगे। अशोक, कलिंग के युद्ध में आपको महान सफलता प्राप्त हुई है, किंतु जब आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो यह सफलता महानतम होगी। तुमने सत्य के सत्व को पा लिया है तिस्सा। तुम मेरे साथ वापस राजप्रसाद चलो, मेरे गुरु बनकर। नहीं, यह संभव नहीं है मेरे लिए, ना मैं इस योग्य ही हूं। चौमासा बीत चुका है, अब भ्रमण करना होगा। भ्रमण के लिए बाद में चले जाना, अभी मेरे साथ राजप्रसाद चलो। गौतम बुद्ध ने हमारे लिए कुछ नियम बनाए हैं, उनका पालन करना ही होगा। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। एक भिक्षु का जीवन जी सको तो चलो। पेट की आग बुझाने के लिए भिक्षा मांग सको तो चलो। धरती को बिछौना मानकर आकाश ओढ़ सको तो चलो। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बस तिस्सा, मैं चलूंगा। ऐसे कैसे चले जाएंगे महाराज? आप सम्राट हैं, आपका काम है राज्य करना, भिक्षु बनकर यहां वहां भटकना नहीं। कलिंग युद्ध ने कई प्रश्नों को जन्म दिया है राजा गुप्त। मैं उनके उत्तर पाना चाहता हूं, और वो राजप्रसाद में बैठकर नहीं मिल सकते। और साम्राज्य का क्या होगा? चिंता की क्या बात है, साम्राज्य सुरक्षित है, राज सिंहासन सुरक्षित है, शत्रुओं का नाश हो चुका है। कौन कह सकता है? शत्रु की पहचान तो उसके प्रकट होने पर ही होती है। समय समय पर शत्रु का नाश करना आवश्यक हो जाता है सम्राट के लिए। उसके लिए तुम हो ही, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। वो तो ठीक है महाराज, किंतु इस प्रकार छोड़कर चले जाना अन्याय होगा। यह सत्य है कि युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए, भयंकर विनाश हुआ, किंतु क्षत्रिय का हृदय तो वज्र समान है, नैतिकताओं की गर्मी से पिघलता नहीं महाराज। और फिर नैतिकताओं का कोई स्थायी धर्म नहीं है, उनकी व्याख्या पर मत जाइए। जो कर्म एक स्थान पर नैतिक है, वही कर्म दूसरे स्थान पर अनैतिक हो सकता है। कर्म की संगति असंगति में समय और स्थान की बहुत बड़ी भूमिका है महाराज। मानवता की रक्षा के लिए किया गया रक्तपात भी पुण्य का काम है। किंतु भविष्य का क्या होगा? क्या होगा हमारा अंत? भय, भ्रम और आत्मशंकाओं से घिरे साम्राज्य के मोह में जकड़े हुए दो बूढ़े, यही ना? फिर भी महाराज मेरी विनती है, आप मत जाइए। हम सब हैं यहां आपकी सहायता के लिए। मैं स्वयं ही जानना चाहता हूं प्रश्नों के उत्तर, और कोई उपाय नहीं, मुझे जाना ही होगा। किंतु महाराज,
ऐसे कई विषय हैं जिन पर आप ही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए राजधानी और आपके बीच में एक संचार व्यवस्था का होना आवश्यक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारा क्या सुझाव है? मेरे विचार से धावक और अश्वारोही। ठीक है, किंतु सावधान रहना। किस्सा को मेरा स्नेह दीजिएगा महाराज। राज सिंहासन पर बैठने के 8 वर्ष बाद सम्राट प्रियदर्शी ने कलिंग देश पर विजय प्राप्त की, जिसमें 1 लाख सैनिक मारे गए, 1.5 लाख लोग निर्वासित हुए और लाखों की संख्या में लोग बुरी तरह घायल हुए। कलिंग को साम्राज्य में मिलाने के बाद सम्राट प्रियदर्शी ने सच्चे मन से धर्म को अपना लिया, धर्म की इच्छा की, धर्म की शिक्षा दी। कलिंग के युद्ध से सम्राट प्रियदर्शी को बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि जब भी किसी स्वतंत्र देश को विजित किया जाता है तो रक्तपात, मृत्यु और लोगों के निर्वासन से सम्राट प्रियदर्शी को बहुत दुख होता है, उनके मन पर आघात लगता है। इससे भी अधिक संताप सम्राट प्रियदर्शी को वहाँ के निवासियों को देखकर होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो या श्रमिक, अन्य गण के हो या गृहस्थ, सभी को हिंसा, हत्या और अपनों से बिछुड़ जाने के दुख से जूझना पड़ता है। या वो लोग जो सौभाग्यवश बच जाते हैं, युद्ध का पाशविक प्रभाव भी जिनके मन का स्नेह दीप नहीं बुझा पाता, उन्हें भी अपने मित्रों, परिचित जनों, सहकर्मियों और संबंधियों के दुर्भाग्य को भोगना पड़ता है। ऐसी पीड़ा में सभी मनुष्यों का सहभागी होना सम्राट प्रियदर्शी के मन का बोझ बन जाता है। धर्मोपदेश का ये शिलालेख स्थापित करने का कारण है कि मेरे होने वाले किसी भी पुत्र या पौत्रों के मन में अन्य देशों को जीतने की भावना न उत्पन्न हो। वो जो भी विजय प्राप्त करें, धर्म और अल्पदंड से ही प्राप्त करें। सम्राट प्रियदर्शी समस्त गणों, योगियों और जनसाधारण का उनके स्वाभाविक गुणों और मान्यताओं सहित आदर करते हैं। सम्राट प्रियदर्शी के विचार से गुण और सम्मान से भी अधिक सभी संप्रदायों में निहित शिक्षा की प्रगति का महत्व है। यह शिक्षा कई रूप धारण करती है, किंतु इसका आधार है वाणी पर नियंत्रण, जिससे प्रतिकूल अवसरों पर हम अपने संप्रदाय की अत्यधिक प्रशंसा या दूसरे की निंदा ना करें, जिससे हम संप्रदाय का प्रभाव बढ़ा सके और दूसरों को लाभ भी पहुंचा सकें। सम्राट प्रियदर्शी की यही इच्छा है कि समस्त संप्रदायों में पर्याप्त ज्ञान हो और ऐसी शिक्षा दी जाए जो कल्याणकारी हो। सम्राट प्रियदर्शी के साम्राज्य में यहाँ तक कि चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, सुदूर, सिंहल और यूनानी राजा एंटीयोकस के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी हर स्थान पर 2 आरोग्य सेवा केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। मनुष्य और पशुओं के उपयोग के लिए जड़ी बूटियां उन स्थानों पर भी उगाई जाने लगी हैं जहां पहले वे नहीं पाई जाती थी। मनुष्य और पशुओं के उपयोग के लिए मार्गों के किनारे कुएं खुदवा दिए गए हैं और वृक्ष भी लगा दिए गए हैं। सम्राट प्रियदर्शी के आदेश से तौसाली और संपा के राज्याधिकारियों और नगर न्यायाधीशों के लिए निर्देश। कई सहस्र मनुष्य आपके संरक्षण में हैं। आपको इनका स्नेह पाना चाहिए। सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। अपनी संतान के सुख और कल्याण के समान ही इस लोक और परलोक में मैं सभी मनुष्यों के सुख और कल्याण की कामना करता हूँ। किंतु आप इस सिद्धांत की गंभीरता को नहीं समझते। यदि आप में से कोई समझेगा भी तो अनुभूति आंशिक ही होगी, संपूर्ण नहीं। समाज में व्यक्तियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्राय किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, कष्ट पहुंचाया जाता है और बिना कारण छोड़ भी दिया जाता है, और साथ ही और भी लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। आपको अपक्षपात पूर्ण आचरण का अभ्यास करना चाहिए। किंतु जिस व्यक्ति में ईर्ष्या, क्रोधी स्वभाव, कठोरता, उतावलापन, हठ, आलस या शिथिलता जैसा कोई भी दोष है, उसके लिए ऐसा आचरण संभव ना हो पाएगा। आपको इन दोषों से दूर रहना चाहिए।
इन निर्देशों का पालन करने पर आपका भारी हित और पालन न करने पर उतना ही अहित होगा। भूतपूर्व राजाओं ने जनमानस की प्रगति के प्रयास किए, किंतु उनकी प्रगति ना हो सकी। तो कैसे जनमानस के मन में धर्म के प्रति रुचि जागे और आस्था जन्मे? धर्मनिष्ठा द्वारा कैसे मैं उनकी प्रगति कर सकूं? मैं उन्हें धर्मोपदेश सुनाने की व्यवस्था करूंगा। लाखों जन के बीच राजू का नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे जनमानस में धर्म के प्रति आस्था जगाएं। मेरे धर्माधिकारी सभी संप्रदायों के बीच कार्य कर रहे हैं। ये और अन्य कई मुख्य अधिकारी मेरी और महारानी की ओर से दान दक्षिणा वितरित कर रहे हैं। इस प्रकार धर्म की ख्याति विश्व भर में फैलेगी और इसकी पुष्टि होगी दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, करुणा और सदाचार के रूप में। यह सब मैंने इस कारण किया है कि मेरे पुत्र पौत्र और जब तक सूर्य चंद्र गतिशील हैं, जनमानस धर्म का पालन कर सके। सम्राट प्रियदर्शी के आदेश से धर्मोपदेश का यह शिलालेख स्थापित किया गया। अब यहाँ किसी भी प्राणी की हत्या करने या बलि चढ़ाने की अनुमति नहीं है। यद्यपि कुछ उत्सव सम्राट प्रियदर्शी को मान्य हैं, फिर भी उत्सवों में निहित अधर्म के कारण उनके आयोजन की अनुमति नहीं है। महाराज की जय हो। कल्याण हो। कैसे हैं राधा गुप्त? मैं तो ठीक हूं महाराज, किंतु आपका स्वास्थ्य गिर गया है। अरे नहीं, पाटलिपुत्र के क्या हाल हैं? आपकी प्रतीक्षा में है महाराज। अब तो वापस चलिए। चलते हैं, ऐसी भी क्या जल्दी है? थोड़ा विश्राम कर लो, ये लोग भी विश्राम कर लें। अश्वों को भी चारा पानी मिलना चाहिए। जी महाराज। महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके आदेशों का क्या करूं। पालन करो और क्या। किंतु महाराज, आपने तो आधा सैन्य बल ही हटाने का आदेश दिया है, और वो भी सीमावर्ती क्षेत्रों में। ये तो संकट को बुलावा देना हुआ महाराज। नैतिकता के बल से विद्रोहियों को दबाया नहीं जा सकता। कलिंग में शक्ति का तांडव करके देख चुके हैं हम। क्या मिला हमें? व्यापार के लिए आवश्यक मार्ग की सुरक्षा और एक अत्यंत उपयोगी राज्य, जिसकी रक्षा के लिए हर समय भारी सैन्य बल आवश्यक है कि विरोधी उसे वापस न ले लें। इसे तुम विजय कहते हो? नहीं राधा गुप्त, बहुत हो चुका शक्ति प्रदर्शन। दूसरे उपाय भी हैं। महाराज, तो फिर सेना की आवश्यकता ही क्या है? उसे भी हटा दीजिए। सेना रहेगी प्रतिरक्षा के लिए, आक्रमण के लिए नहीं। किंतु महाराज, कभी कभी आक्रमण आवश्यक हो जाता है। जब विरोधियों को यह सूचना रहेगी कि इस नैतिक बल के पीछे सैन्य बल भी है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। ये सब इतना आसान नहीं होगा महाराज। ये सहनशीलता की शिक्षा, संप्रदायों के बीच में समानता की बातें, ये नई नई समस्याएं खड़ी कर रहा है। कौन अपने विशेष अधिकारों को खोना चाहेगा? विशेषाधिकार किसने दिए? किसने किसको दिए? स्वयं ही बांट लिए आपस में। किसे भय लगता है समानता से? वैदिक लोगों को, बौद्धों या जैनियों को? राधा गुप्त, इस प्रवास में दूर दूर तक भ्रमण किया है मैंने, और जाना है कितना विशाल साम्राज्य है ये और कितना विभिन्न। इसी में इसकी शक्ति है। किंतु हमें एक ऐसी शक्ति चाहिए जो इतने बड़े साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांध कर रख सके, मनुष्य और मनुष्य के बीच अटूट संबंध बना सके। और यह शक्ति सैन्य शक्ति नहीं, धर्म शक्ति ही हो सकती है। चलो राधा गुप्त, बहुत काम करना है, समय कम है,
यात्रा बहुत लंबी है। अच्छा, भारत को एक सूत्र में बांधने और एक संगठित राज्य की स्थापना करने की कल्पना को साकार करने की कोशिश सबसे पहले अशोक ने ही की, और वो भी किसी व्यक्ति की सामाजिक जरूरतों और अरमानों का दमन किए बिना। धम्म की नीति सामाजिक व्यवहार के बारे में थी। उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि सारी जनता बौद्ध धर्म अपनाए। ये एक प्रयास था मनुष्य की गरिमा को बनाए रखने का और परस्पर सद्भाव और भाईचारा फैलाने का। और इसीलिए ये उचित ही है कि स्वाधीन भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ पर बने 4 शेर और चक्र। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। महेंद्र, तुम सिंघल द्वीप जाओ, लंका नरेश को मेरा ये संदेश देना, कहना बोधि वृक्ष से ही जन्मा ये नन्हा सा पौधा मैंने उपहार स्वरूप भेजा है। ये उनके प्रति मेरे स्नेह का प्रतीक है और प्रतीक है इस विश्वास का कि वो अपने देश में धर्म का प्रचार करेंगे। संघमित्रा, तुम साम्राज्य की सीमा के पार पूर्वी देशों में जाओ और धर्म का ऐसा प्रचार करो कि पूरे विश्व में शांति का संदेश फैल जाए। जाओ। अशोक की मौत के बाद मौर्य साम्राज्य बिखर गया और भारत में साम्राज्यवादी शासन का पहला प्रयोग 180 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। बाद की सदियों में भी कई कोशिशें हुई, मगर हालात कभी इतने अनुकूल नहीं थे। इसकी वजह थी राजा और प्रजा के बीच आए जमींदारों और सामंतों की बढ़ती शक्ति। बंजर जमीन पर खेती के फैलाव के बावजूद भी राजा को मिलने वाली चुंगी और कर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि सामंत और सरदार इसका एक बड़ा हिस्सा बीच में ही हथिया लेते थे। इस वजह से राजा के पास कुशल सेना और हथियार जुटाने के साधन भी कम हो गए। साम्राज्य स्थापित करने के मंसूबों में तो कोई कमी नहीं आई, मगर पहले साम्राज्य की स्थापना के पीछे जो महत्वाकांक्षा और उत्साह थे वो दोबारा कभी सामने नहीं आए। मगध साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर पश्चिम से बार बार हमले हुए, जिनकी वजह से हिंद आर्य सभ्यता का केंद्र दक्षिण भारत बन गया। न सिर्फ विद्वान बल्कि कलाकार, कारीगर और शिल्पकार भी मगध को छोड़कर दक्षिण भारत में बस गए।